वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो नाम है आपके सामने। आज हम देखने वाले हैं ये मूवी की शुरुआत हैदराबाद से होती है, जहां चेतन नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। दोस्तों, चेतन की बात की जाए तो बड़े साफ दिल का बंदा है, अच्छी नौकरी है, सैलरी भी अच्छी है और ऑफिस में अपनी टीम का लीडर भी है। सब कुछ है उसके पास, लेकिन एटीट्यूड या घमंड रत्ती भर भी उसके पास नहीं है। जो माता पिता कहते हैं उनकी ही मर्जी से वो काम करता है, उनके खिलाफ वो आज तक नहीं गया। काम की वजह से वो अकेला हैदराबाद में ही रहता है और उसका बाकी का परिवार गांव में है। तो वहीं चेतन जब ऑफिस में टीम मेंबर से बातें कर रहा होता है, तभी वहां पर चेतन का बॉस आ जाता है, जो उससे कहता है कि हमें जो नया सॉफ्टवेयर बनाने का काम मिला था वो कितना पूरा हुआ, जल्दी उसको पूरा करना है हमें, क्योंकि क्लाइंट मांग रहे हैं, तो उसमें ज्यादा भी डिले नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है कि ये प्रोजेक्ट करीब 500 करोड़ का है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो ये तुम्हारे आगे की करियर और हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, इसलिए खूब मेहनत करो और जल्दी इसे टाइम पे कंप्लीट करो। जिस पर चेतन कहता है कि ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, टाइम पर काम हो जाएगा। अब कुछ देर के बाद चेतन को उसके मामा देवराज फोन करके कहते हैं कि बेटा, मैं जरा काम से हैदराबाद आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही बैठा हुआ हूँ, जल्दी आ जाना। ये सुनकर चेतन अपना काम करके फटाफट से घर आ जाता है, जहाँ देवराज घर के बाहर ही बैठा होता है। वो जैसे चेतन के घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर हैरान रह जाता है, क्योंकि बड़ा ही एडवांस घर है इसका। एक बार ताली बजाने से पंखे चालू हो जाते हैं, तो 2 बार बजाने से लाइट्स। ये सब गांव का कोई इंसान देखेगा तो उसको तो जादू जैसा ही लगेगा ना, इसलिए देवराज हैरान रह गया था। तो वो चेतन से उसके काम और सैलरी वगैरह के बारे में पूछता है। चेतन कहता है कि सैलरी मेरी 2 लाख है, हफ्ते में 5 दिन काम करता हूँ, ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, बहुत बढ़िया है। ये सुनकर देवराज एकदम से हैरान भी और खुश भी होता है कि बड़ी अच्छी बात है। देवराज की एक बेटी है मीना। देवराज चाहता है कि उसकी बेटी की शादी चेतन से हो जाए, इसीलिए वो बहाने से उससे मिलने के लिए आया था, ताकि चेतन के बारे में जान पाए कि चेतन किस कद्र का लड़का है। इसीलिए वो गांव आकर तुरंत अपनी बहन यानी कि चेतन की माँ को फोन लगाकर रिश्ते की बात करता है कि देखो बहन, मुझे चेतन बहुत ज्यादा पसंद है, अगर तुम्हें या चेतन को आपत्ति नहीं है तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनकर चेतन की माँ खुश हो जाती है, क्योंकि मीना की माँ बचपन में मर गई थी। तब से चेतन की माँ ने मीना को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी सारी जिम्मेदारी उठाई। इसलिए वो चेतन को फोन करके उसकी और मीना की शादी की बात करती है। कहती है कि बेटा, तुम्हें मीना पसंद है ना। चेतन कहता है कि मैं तो आपके और पापा के भरोसे पर हूँ माँ, आप जैसी भी लड़की मेरे लिए पसंद करेंगे वही मेरे लिए बेस्ट होगी, मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही चेतन बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो और मीना बचपन से ही साथ में खेल कूद कर बड़े हुए थे, इसलिए काफी टाइम पहले से ही चेतन मीना को पसंद करता हुआ आ रहा है। अब उससे ही शादी होने वाली है तो बंदा खुश तो होगा ही। अब जिस लड़की से प्यार हो, अगर उससे शादी हो जाए तो फिर मजे मजे हैं। दूसरी ओर हम मीना को देखते हैं, जो गांव के सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है। मीना एक मरीज के घर आती है और उसका बीपी वगैरह चेक करती है। मीना उनका चेकअप करने अक्सर यहाँ पर आया करती है, वो भी बिना पैसे लिए दोस्तों, क्योंकि सरकार से इस काम के बदले उसको सैलरी मिलती है। लेकिन तब भी वो मरीज महिला मीना को कुछ पैसे देने की कोशिश करती है कि बेटा, तुम हमेशा मेरा चेकअप करने आती हो, कभी 1 रुपया नहीं लेती, ये पैसे मेरी तरफ से रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन मीना इस चीज से गुस्सा हो जाती है और पैसे को मना करके घर से निकल जाती है। और उसके दोस्त गुस्सा होने का जब कारण उससे पूछती है तो वो बताती है कि सारे गांव वालों को पता है कि मेरी माँ नहीं है और वो लोग मुझे प्यार से पैसे नहीं देते, बल्कि अफसोस दिखा कर देते हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे को पैसे दे। अब देखो ना, मेरी माँ का चले जाना मेरे हाथों में थोड़ी ना था, लेकिन जब भी लोग मुझे देखते हैं तो बस अफसोस दिखाते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ मीना अफसोस दिखाने को गलत तरह से समझ रही है। अफसोस भी इंसान उसी पर दिखाता है जो उससे प्यार करता है, उससे हमदर्दी रखता है, लेकिन मीना के नजर में अफसोस दिखाने का मतलब कुछ और ही है। और आगे आप देखना, यही नजरिया मीना की जिंदगी में कैसे नए नए मोड़ लेकर आता है। अब रात को देवराज मीना को चेतन के बारे में बताता है कि बेटा, तुम्हारी शादी उससे फिक्स हो गई है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बड़ी अच्छी सैलरी कमाता है, शादी के बाद अमेरिका जाने वाला है तो तुम भी वहीं पर शिफ्ट हो जाओगी। ऐसा लड़का किस्मत वालों को मिलता है। तो बताओ तुम्हारी क्या राय है इस पर। अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करती हो तो फिर कोई देरी नहीं होगी शादी कराने के लिए। ये सारी बातें सुनकर मीना भी इस रिश्ते के लिए मान जाती है। अगले सीन में देवराज अपने अंकल से आकर मिलता है और उन्हें भी मीना की शादी की बात बताता है कि देखो, मैंने मीना के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का ढूंढा है। दोस्तों, देवराज के अंकल का बेटा शिवा नाम का लड़का है, जो खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो अमेरिका में काम करता है, लेकिन काम की वजह से वो जल्दी यहाँ पर नहीं आ पाता। तो देवराज ही अंकल का ख्याल रखता है, कभी कुछ जरूरत पड़े तो अंकल के घर जाना, अपनी खुशियों में उन्हें शामिल करना, ये सब देवराज करता रहता है। देवराज के वैसे पिता तो है नहीं, इसलिए वो अपने अंकल को ही पिता का दर्जा देता है। अगले सीन में चेतन काम से छुट्टी लेकर गांव पर आता है, ताकि शादी वगैरह निपटा कर मीना को साथ लिए रिटर्न हैदराबाद चले जाए। चेतन के घर में बिल्कुल खुशियों का माहौल होता है, और हो भी क्यों ना भाई,
इकलौते बेटे की शादी जो है, इसके बाद दोनों परिवार के लोगों को आपस में बैठाकर शादी किस तरह से की जाएगी ये बातें होती रहती है। चेतन के रिश्तेदार वालों का कहना होता है कि हमारा बेटा काफी पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, सब कुछ सेट है, तो कम से कम हम दहेज में 50 लाख लेंगे, उससे कम में तो शादी नहीं होगी। पर चेतन की माँ कहती है मीना भी हमारी बेटी की तरह है, अगर हमसे कोई हमारी बेटी के लिए इस तरह दहेज की बात करेगा तो हमें कैसा लगेगा पता है ना, इसलिए देखो हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, हम 1 रुपया भी देवराज की तरफ से नहीं लेंगे। उसी के साथ साथ शादी हमारे ही घर में होगी, क्योंकि हमारा गांव का घर बहुत बड़ा है, उसमें शादी आराम से हो सकती है। और वैसे भी क्यों बिला वजह देवराज को परेशान करना, बेचारा फालतू में हॉल बुक करेगा, उसके पैसे फालतू खर्च हो जाएंगे। देवराज भी बड़ा खुश होता है कि ऐसा परिवार तो किस्मत वालों को मिलता है। इस चीज पर दोनों परिवार की सहमति बन जाती है और अच्छा सा मुहूर्त देखकर अगले महीने की 10 तारीख को शादी फिक्स कर दी जाती है। अब देवराज पूरे गांव वालों में ये बात फैला देता है कि मेरा दामाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 2 लाख महीने में कमाता है, मेरी बेटी को अमेरिका लेकर जाएगा। ये सुनकर सारे गांव वाले देवराज की तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं कि बड़ी अच्छी किस्मत है यार इसकी, हमारे लिए भी कोई ऐसा लड़का ढूंढ लो। इतनी तारीफ सुनकर देवराज फूला नहीं समाता, यहाँ तक कि गांव वाले देवराज से ही अपने बच्चों का नामकरण कराने लग जाते हैं कि क्या पता देवराज के नाम रखने से उनके बेटे की भी किस्मत बड़ी अच्छी हो जाए। अगले सीन में चेतन का दोस्त उससे मिलने आता है, जो कि एक फोटोग्राफर है। वो शादी की पूरी फोटोग्राफी करने आया था। चेतन उससे कहता है कि देख पहले तो मीना के पास जा और उससे कहना कि प्री वेडिंग शूट करना है। तो इसीलिए वो दोस्त मीना के पास आकर उससे प्री वेडिंग शूट के बारे में बताता है कि मतलब प्री वेडिंग शूट में क्या क्या होता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि चेतन ने मुझे इसके लिए भेजा हुआ है। पर मीना दोस्तों यहाँ इसके लिए साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मेरा मन ही नहीं है। इसीलिए चेतन भी मीना को फोर्स नहीं करता कि जिसमें मीना खुशी नहीं है वो करने से क्या फायदा। लेकिन उसका फोटोग्राफर दोस्त नहीं मानता। वो चेतन से कहता है कि देख भाई, भाभी तो नहीं मान रही, लेकिन तू चिंता मत कर, उनके यहाँ जो भी रस्म वगैरह की जाएगी उसकी चुपके से वीडियो बनाकर तुझे सेंड करता रहूंगा। ये सुनकर चेतन भी खुश हो जाता है कि ये तो मस्त प्लान है। अगले सीन में किसी अर्जेंट काम से चेतन का बॉस उसे ऑफिस बुलाता है और कहता है कि देखो तुम्हें अभी अमेरिका जाना होगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत ही जरूरी काम है, तुम लीडर हो टीम के तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। याद है ना, ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ का, तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा। चेतन कहता है कि सर मेरी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। बॉस कहता है कि देखो चेतन, शादी पोस्टपोन की जा सकती है, लेकिन अमेरिका में तो तुम्हें किसी भी हाल में जाना ही होगा। अगर तुम नहीं जाते हो तो मजबूरन हमें तुम्हें इस नौकरी से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर चेतन एकदम से परेशान हो जाता है और नौकरी को छोड़कर घर आ जाता है, क्योंकि शादी पोस्टपोन होने से उसके माता पिता की इज्जत चली जाएगी, क्योंकि सारे दूर के मेहमान आ चुके हैं। अगर चेतन चला गया तो सब यही कहेंगे कि देखो लड़का ही शादी छोड़कर चला गया। और चेतन की नजर में उसके माता पिता की इज्जत सबसे बड़ी है। चेतन ने ठान लिया होता है कि वो अब से गाँव में रहेगा और उसके पिता की तरह खेती वगैरह का काम करेगा, ताकि वो अपने परिवार वालों से दूर न रह पाए। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे होते हैं, तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चलती है। चेतन की माँ मीना को भी कपड़े दिलाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है और अपनी पसंद के कपड़े उसको दिलाती है कि बेटा तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगा। बिल्कुल एक माँ की तरह वो बड़ी खुश होती है, लेकिन उसकी यही खुशी मीना से दिखती नहीं। उसे तो ये लग रहा था कि चेतन की माँ ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि मेरी माँ नहीं है, और चेतन की माँ बस मुझ पर दया दिखा रही है ये सारी चीजें कर कर कि इस बेचारी की माँ नहीं है। और दोस्तों ये सोच मीना की बिल्कुल ही गलत थी। अब कौन उसे समझाए। पर अगले सीन में देवराज को पता चल जाता है कि चेतन को नौकरी से निकाल दिया गया है और अब वो किसान की तरह अपने पिता के साथ काम करेगा। ये जानकर देवराज को सदमा लग जाता है कि यार ये सब क्या हो गया, क्योंकि उसने गांव वालों में बड़ी बातें फैलाई थी कि मेरा दामाद ये है, वो ये करता है, लेकिन अब सब खत्म। सोचता है कि अब मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। मैं कोई दूसरा लड़का ढूंढूंगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और 2 लाख महीने कमाता हो। अब शादी वाला दिन आ जाता है दोस्तों। दोनों परिवार के लोग मंदिर में पूजा करके घर की ओर जा रहे होते हैं ताकि वहां शादी कराई जा सके। डीजे का भी बंदोबस्त किया जाता है। तब इस डीजे में गांव का सबसे फेमस बंदा राजेश आता है। वो अपने दोस्तों के साथ डांस वगैरह करने के लिए आया था और वो काफी देर से बीच रास्ते में खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा होता है, जिससे होता यह है कि शादी में देरी होने लग जाती है। और जब बाराती में से एक बंदा उसको डांस रोकने के लिए कहता है तो वो घसीट के उसको थप्पड़ मार देता है कि डांस करते टाइम मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, समझे। ये देखकर चेतन को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बढ़िया तरीके से राजेश और उसके साथियों की करता है धुलाई। लेकिन अब राजेश को मारने की वजह से पूरे गांव के लड़के उठकर आ जाते हैं कि हमारे डीजे भाई को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। अब हम भी देखते हैं कि ये शादी कैसे होती है, हम ये शादी होने ही नहीं देंगे। आज ही शादी वाला दिन था दोस्तों और आज ये तमाशा हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था, इसीलिए आज के दिन तो शादी हो नहीं पाती। इस बारे में जब देवराज को पता चलता है तो वो बड़ा
बड़ा खुश होता है कि वह बिना कुछ के शादी रुक गई। तो वो राजेश को और भड़काता है कि देखो, उस चेतन ने तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती की है, अब उसकी बेइज्जती करने का तुम्हारे पास टाइम है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब राजेश भी परेशान होकर सोचता है कि अभी ये तो लड़की का बाप है, इसे यहाँ पर मैटर सुलझाने के लिए आना चाहिए था, उल्टा ये मुझे और गुस्सा दिलाकर चला गया। ये क्या हो रहा है? राजेश को मारने के बाद गांव के सरपंच तक चली जाती है। एक तरफ परिवार के लोग थे और दूसरी तरफ राजेश के सपोर्टर। सरपंच दोनों तरफ की बात को सुनकर ये फैसला निकालता है कि अगर शादी करनी है तो चेतन को राजेश के घर आकर माफी मांगनी होगी, और अगर चेतन ऐसा करता है तो आज ही धूमधाम से शादी होगी जिसमें पूरा गांव शामिल होगा। लेकिन अगर चेतन ऐसा नहीं करता तो शादी होगी ही नहीं। इस चीज पर दोनों तरफ के लोगों की सहमति बन जाती है। अब कुछ देर के बाद चेतन राजेश के घर तो आ जाता है, लेकिन माफी नहीं मांगता। वो कहता है कि मैं माफी मांगूंगा ही नहीं, और मैंने तेरी पिटाई भी शादी रोकने के लिए की थी, तो मेरा प्लान भी सफल रहा, इसलिए भूल जा कि मैं तुझसे माफी मांगूंगा। राजेश फिर परेशान कि यार अब दूल्हा आकर कह रहा है कि इसको भी शादी नहीं करनी, तो जब दोनों तरफ के लोग शादी के लिए तैयार ही नहीं थे तो ये शादी कराई क्यों जा रही थी? इस पर चेतन के माता पिता उससे कहते हैं कि बेटा, आखिर तू राजेश से माफी क्यों नहीं मांग रहा? देखिए, शादी नहीं हुई ना तो मुझे मेरे परिवार की इज्जत की परवाह नहीं है, पर बेचारी मीना की इज्जत चली जाएगी कि शादी के दिन उसकी शादी टूट गई। ये सदमा मीना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बेटा, इसलिए जाकर राजेश से माफी मांग ले। और तब चेतन बताता है कि आखिर वो ये शादी क्यों रुकवाना चाहता है। दरअसल उसके फोटोग्राफर दोस्त ने मीना की एक वीडियो उसे भेजी थी जिसमें वो ये कह रही थी कि नहीं करनी मुझे शादी। इतना अफसोस दिखाकर चेतन के परिवार वाले शादी कर रहे हैं मानो कि एहसान किया जा रहा हो मुझ पर। ये शादी नहीं, मेरे लिए जिंदगी भर की फांसी का फंदा है। अगर ऐसे लोगों के साथ मैं रहूंगी जो हमेशा मुझ पर एहसान जताएंगे, अफसोस दिखाकर मेरी मदद करेंगे, तो उनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। ये सारी बातें मीना ने कही थी जो वीडियो में चेतन के फोटोग्राफर दोस्त ने रिकॉर्ड कर ली थी और चेतन को दिखा दी थी। दोस्तों, यही वीडियो देखकर चेतन ने शादी को रोकने का फैसला किया। इस वीडियो को देखकर चेतन की मां के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते कि मीना किसी गलतफहमी का शिकार है। मैंने बचपन से आज तक उसे अपनी बेटी की तरह पाला, हर वो चीज दी जो आज उसकी मां जिंदा होती वो देती, कभी प्यार की कमी महसूस होने ही नहीं दी उसे। लेकिन मेरे प्यार को मीना ने एहसान समझ लिया। मैं तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अगर देखो मीना ये शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, उसे कोई दूसरा लड़का चाहिए तो उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ मैं, क्योंकि वो भी मेरी बेटी की तरह है। वो मुझे माँ समझे या ना समझे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह माना है और आगे भी मानती रहूंगी। मानना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा परिवार सच में किस्मत वालों को मिलता है। मीना इस चीज को समझ ही नहीं पा रही है। उम्मीद है जल्दी समझ में आ जाएगा उसको, वरना आगे जिंदगी में पछतावे के अलावा उसके पास कुछ बचेगा नहीं। अब चेतन की माँ भी देवराज को फोन करके कह देती है, देखो शादी नहीं हो सकती, लेकिन आगे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हमारा भाई बहन का रिश्ता वो कभी खत्म नहीं होगा। देवराज की तो मजे हो जाती है कि वाह, अब सामने से भी रिश्ता कैंसिल हो गया। इसलिए वो सोचता है कि बस अब जल्दी से जल्दी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का ढूंढना है और उससे मीना की शादी करवानी है। और यहाँ चेतन अब अपने दोस्त के साथ खेती वगैरह सीखने लग जाता है, क्योंकि नौकरी तो गई, अब यही काम करने वाला है वो। उसको देखकर देवराज खुश हो रहा होता है कि अच्छा हुआ इससे शादी नहीं हुई, वरना मेरी बेटी को भी यही खेती करनी पड़ती। इसके बाद देवराज एक मैरिज ब्यूरो जाकर एजेंट से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़के की डिमांड करता है कि जल्द से जल्द ऐसा लड़का चाहिए जिसकी सैलरी 2 लाख हो, अमेरिका में काम करता हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। इसके लिए वो एजेंट को अच्छे खासे पैसे भी देता है। एजेंट कहता है कि टेंशन मत लो, 2-3 दिन में ही ऐसा लड़का ढूंढ कर ला दूंगा तुम्हें। दूसरी ओर मीना जब हॉस्पिटल में होती है तो बाहर से एक दूसरा डॉक्टर आता है जो बाकी डॉक्टर्स को स्पीच देने के लिए आया था। वो बताता है कि हमें हमारे मरीजों का अच्छे से ख्याल रखना है, उन्हें एक परिवार की तरह प्यार से ट्रीट करना है, ना कि उनके ऊपर अफसोस दिखाना है, समझे? तो मैं आपको एक कहानी सुनाकर अच्छे से प्यार और अफसोस का फर्क समझाता हूँ। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया, पर तब शेर ने उस पर हमला कर दिया। राजा घायल अवस्था में इधर उधर भागने लगा। तब एक बुढ़िया ने राजा को अपने घर पर बुलाया, उसका इलाज किया, बेटे की तरह उसका ख्याल रखा, और जब राजा ठीक हो गया तो वो अपने राज्य चला गया और वहां जाकर उसने बुढ़िया के लिए एक महल बनवाया। महल बनाने के बाद जब राजा बुढ़िया को लेने के लिए कई सारे गिफ्ट्स और पैसे लेकर बुढ़िया के पास आया तो बुढ़िया ने सब कुछ लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैंने राजा को अपने बेटे की तरह मानकर इलाज किया है, ना कि अफसोस दिखाते हुए इलाज किया कि राजा घायल है तो मदद कर दूं और बदले में मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। नहीं, मेरी ऐसी सोच नहीं थी। ये सब हमारा प्यार है, ना कि अफसोस। प्यार से पेश आने और अफसोस दिखाने में काफी फर्क होता है। आप किसी को दर्द में देखो तो वो अफसोस होता है, पर किसी के साथ अच्छा बॉन्ड बना लो तो वो प्यार होता है। अफसोस बस कुछ देर का होता है, लेकिन प्यार हमेशा होता है। अब राजा कहता है कि आपने एक बेटे की तरह मुझे माना, तो मैं उसी बेटे के नाते अपनी माँ को ये उपहार दे रहा हूँ। ये अफसोस नहीं बल्कि प्यार है जो मैंने आपके साथ रहकर पाया। तब जाकर बुढ़िया को एहसास होता है कि अफसोस और प्यार में क्या फर्क होता है, जिससे वो बुढ़िया राजा के साथ महल जाने के लिए भी तैयार
तैयार हो जाती है। तब दोस्तों ये कहानी मीना के दिल पर लग जाती है। उसे भी समझ आ गया था कि चेतन और उसका परिवार मेरी मदद मेरी माँ नहीं है इसलिए नहीं करता, बल्कि वो लोग मुझे खुद अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। मैंने उनके प्यार को गलत समझ लिया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जाकर दोस्तों मीना को एहसास हो गया है जो उसकी सोच थी वो सब गलत थी। मीना सबसे पहले चेतन के पास जाती है, उससे माफी मांगती है कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तक मैं अंधेरे में जी रही थी, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। चेतन तो कब से ये सुनने को बेताब था। आज जाकर उसके दिल को जो खुशी मिली है ना, वो बयां नहीं कर सकता। अगले सीन में देवराज के अंकल को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, इसीलिए सारे लोग मिलकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर का कहना होता है कि उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए देवराज अंकल के बेटे शिवा को फोन करके उसके पिता की हालात के बारे में उसे बताता है और कहता है कि बेटा जल्दी आ जाओ, कहीं कुछ हो ना जाए तुम्हारे पिता को। शिवा कहता है कि देखिए अंकल, मैं नहीं आ सकता, अगर मैं आ गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पिछले हफ्ते कुछ लोगों को निकाला गया है, बस आप जितने पैसों की जरूरत है वो बता दो, मैं भेज दूंगा। सुनकर देवराज हैरान हो जाता है कि बाप हॉस्पिटल में एडमिट जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और इसको अपनी नौकरी की पड़ी हुई है। दोस्तों जिस चीज का सभी को डर था वही चीज हो जाती है। अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका देहांत हो जाता है। सारे परिवार वालों को सदमा लग जाता है। सभी अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, पर चिता को आग देने के लिए बेटे का आना तो जरूरी था ना। तो देवराज फिर से शिवा को फोन करता है कि बेटा कम से कम अपने पिता को अग्नि देने तो आ जाओ। शिवा को अफसोस तो होता है, लेकिन फिर भी वो आने से मना करके फोन काट देता है। देवराज कहता है कि बस बहुत हो गया, शिवा नहीं आएगा तो मैं खुद अग्नि दूंगा अंकल को। अंकल ने मुझे बचपन से अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं भी तो उनके बेटे की तरह हूँ, इसलिए मैं ही ये काम करूंगा। सभी आए हुए लोग कहते हैं कि इससे बेकार बेटा हमने आज तक किसी की जिंदगी में नहीं देखा। जो बाप के मरने पर नहीं आ सकता वो जिंदगी में और क्या ही करेगा। तब चेतन सभी से कहता है कि इसमें गलती शिवा की भी नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हम हमारे परिवार के सदस्य को इंडिया के बाहर भेज देते हैं काम करने के लिए, वहाँ उन पर कितना प्रेशर होता है कोई नहीं समझ सकता। इंसान चाहे तो इंडिया में अपने परिवार के साथ रहकर भी तो काम कर सकता है, लेकिन उस पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। उसे पूरा करने के लिए ही वो दूसरे देश चला जाता है। उसके बाद उसका भी ऐसा ही हाल होता है जैसा कि शिवा का हुआ। मेरा भी वही हाल होता अगर मैं शिवा की जगह होता। मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी जिसकी वजह से कंपनी वालों ने मुझे निकाला, बल्कि मैंने खुद नौकरी छोड़ दी थी अपने परिवार के लिए, ताकि उनके साथ रह पाऊं, उनके करीब रहूं। कम पैसे आएंगे लेकिन उनकी आंखों के सामने तो रहूंगा। ये सुनकर देवराज को समझ आ जाता है कि उसने चेतन को बहुत गलत समझ लिया। उसके जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। सोचता है कि मैं अगर दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढ कर मीना की शादी कर भी दूं और वो दोनों अमेरिका चले गए तो मेरे मरने पर भी वो नहीं आएंगे। यही चीज मेरी आत्मा तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए वो चेतन और अपनी बेटी दोनों से माफी मांगता है कि मैंने ये रिश्ता तोड़ने की काफी कोशिश की थी, उसके लिए मुझे माफ कर देना तुम दोनों। लेकिन दोस्तों परिवार का कोई सदस्य ऐसे माफी मांगते हुए थोड़ी ना अच्छा लगता है, इसलिए सभी देवराज को माफ कर देते हैं और इसके बाद धूमधाम से मीना और चेतन की शादी कराई जाती है ना। बढ़िया स्टोरी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।